राजा की अदालत में आपका स्वागत है। राजा सबसे अक्लमंद और पावरफुल आदमी है और आज राजा की अदालत में फैसला सुनाया जा चुका है। इलाहाबाद के एक सुनसान रात में दूर किसी एक छोटे से पिगरी फार्म हाउस में एक आदमी आग के आगे बैठ के कुछ पका रहा था। उसके सामने एक पतीला था जिसमें उबलते हुए पानी में एक इंसान का भेजा पक रहा था। जी हाँ, किसी इंसान की खोपड़ी को फाड़ के उखाड़ा हुआ ये भेजा जब पक चुका तो उस पानी को वो आदमी सूप की तरह पी गया। इस आदमी को कुछ लोग नरबख्शी कहते हैं तो कुछ लोग पिशाच, जो 14 से भी ज्यादा लोगों का खून करके उनके बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करने के बाद आज 22 साल बाद ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं। ये आदमी है राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर। हमने सीरियल किलर्स तो कई देखे हैं, राइट? हर एक सीरियल किलर के क्राइम करने के अपने रीजंस होते हैं। किसी के लिए बदला, तो किसी के लिए शौक, तो किसी के लिए सिर्फ मजा। पर राजा कोलंदर के लिए क्राइम करना कोई फैसला सुनाने की तरह था, अपने पावर का प्रदर्शन करने के लिए था, अपने आप को सबसे बड़ा बनाने के लिए था। ये क्राइम, ये कैनिबलिज्म और ये पावर की कहानी शुरू कब हुई? ये सब शुरू हुआ जब जून 2000 में तब के इलाहाबाद कहे जाने वाले एक न्यूज चैनल आज न्यूज के एक रिपोर्टर गायब हो गए। उस रिपोर्टर का नाम था धीरेंद्र सिंह। ऐसे जगहों पे रिपोर्टर्स का दबदबा काफी होता है, उन्हें काफी इज्जतदार दर्जा दिया जाता है। इस वजह से ये केस पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। पुलिस ने छानबीन शुरू की और उन्हें पता चला कि धीरेंद्र सिंह के फोन पर किया गया आखिरी कॉल किसी फूलन देवी नाम की औरत के लैंडलाइन से आया है। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पूछे जाने पर फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेंद्र सिंह नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती थी, पर शायद उनके पति जानते हो। उसके पति से पूछे जाने पर उसने बताया कि धीरेंद्र सिंह उसका दोस्त है, लेकिन उसके धीरेंद्र सिंह से कई दिनों से कोई बात नहीं हुई। और अपना नाम पूछे जाने पर उसने बताया राम निरंजन। पुलिस को इस कहानी पे भरोसा नहीं हुआ और शक के बिना पे वो राम निरंजन और उसके साले को इंटरोगेशन के लिए ले गए। राम निरंजन 1962 में इलाहाबाद में पैदा हुआ एक सरकारी नौकरी करने वाला आम इंसान। एक बीवी, 3 बच्चे, समाज में इज्जत, सबके लिए वो एक फ्रेंडली सा, नॉर्मल सा इंसान था। पर उसकी असली कहानी में कुछ ऐसे राज छुपे थे जिन्होंने सबको हिला के रख दिया। एक आम आदमी दिखने वाला राम निरंजन के पीछे छुपा हुआ उसका दूसरा रूप, उसका असली चेहरा, राजा कोलंदर। अब इंटरोगेशन के दौरान राम निरंजन पहले कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन अचानक कुछ देर बाद उसके हाव भाव बदल गए। उसका चलना फिरना, बात करने का तरीका, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ बदल गए। उसने पुलिस से यह कहा कि वो उन्हें सब कुछ बताएगा अगर वो वादा करें कि वो उसे जाने देंगे। पुलिस ने यूं ही उसकी बात मान ली। इसके अलावा उसने पुलिस से एक शर्त रखी कि उसे दाल खानी है। जी हाँ, वो भी पूरा कुकर भर के। अब जब पुलिस ने कहीं से दाल मंगवाने की बात की तो उसने कहा कि नहीं, तुम सामान लाओ, मैं खुद यहाँ दाल बनाऊंगा और खुद खाऊंगा। अब उसे सच निकलवाने के लिए पुलिस ने उसकी बात भी मान ली और उसे दाल ऑफर की। खाने के बाद वो उसे नैनी गांव के पास एक पिगरी फार्म हाउस में ले गया। वहां पहुंचने के बाद राम निरंजन की पर्सनालिटी और भी बदल चुकी थी। उसकी चाल में अब एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी पावरफुल इंसान की तरह हो चुकी थी। अब पुलिस ने उसे जब पूछा कि ये फार्म हाउस किसका है, तब उसने बोलना शुरू किया, जो सुनकर पुलिस के मन में एक डर सा बैठ गया। उसने कहा कि ये कोई फार्म हाउस नहीं, बल्कि राजा कोलंदर की अदालत है। राजा कोलंदर यही अपनी अदालत लगाता है और अपने गुनहगारों का इंसाफ करता है। राजा कोलंदर सबसे ज्यादा ज्ञानी और विद्वान इंसान है। अब पुलिस उसकी बातें सुनकर हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने बारे में ही 3rd पर्सन में बात कर रहा था। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो उन्हें वहां क्यों लाया है, तो राजा ने जमीन के नीचे एक टुकड़े पे इशारा किया। पुलिस ने उसके इशारों पे वहां खोदना शुरू कर दिया और खुदाई करते करते उन्हें पत्थर जैसी एक गोल सी चीज दिखाई दी। वो खुदाई करते रहे, जिसके बाद उन्हें जो मिला वो देख के सारे ऑफिसर डर से कांप उठे, क्योंकि वो पत्थर नहीं बल्कि इंसानों के कंकाल थे, जिसमें कई सारी खोपड़ियां थी जिन्हें बड़ी बेरहमी से उनके शरीर से अलग किया गया था। कुछ पर रेड और ग्रीन कलर किए गए थे और कुछ पे तो नाम तक लिखे गए थे। फिर उसी फार्म हाउस से एक पेटी मिली जिसमें एक डायरी थी। उस डायरी में 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिनकी शुरुआत हुई काली प्रसाद श्रीवास्तव से, जिसकी खोपड़ी को रेड कलर किया गया था। काली प्रसाद राजा कोलंदर के साथ उसी सरकारी दफ्तर में काम करता था और उसने राजा से करीब 50,000 रुपए उधार लिए हुए थे। अब राजा कोलंदर कोल ट्राइब से बिलोंग करते थे और उन्हें लगता था कि काली प्रसाद उनके कोल ट्राइब से बिलोंग करने की वजह से उन्हें नीची नजर से देखता था और अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। इसी के साथ वो राजा के पैसे भी लौटा नहीं रहा था।
इस सब के चलते एक दिन राजा उसे एक जंगल के पास ले गया जहां उसने काली प्रसाद का गला काटकर उसे मार डाला। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। काली प्रसाद की बॉडी को डिस्पोज करते समय राजा ने उसके लिंग को काट दिया और उसके सर को उसके शरीर से अलग करके काट के अपने साथ ले गया। उस कटे हुए सर को पिग फार्म पर लाकर उसके स्कल में से राजा ने काली प्रसाद के भेजे को निकाला और पास पड़े उबलते पानी के पतीले में डाल दिया। अब वो जानना चाहता था कि काली प्रसाद कितना बड़ा विद्वान है। उसे लगता था कि किसी भी इंसान का सारा ज्ञान, उसकी सारी तरकीबें उसके दिमाग में होती है और अगर वो उस इंसान के दिमाग का सूप बना के पी जाए तो उसे सारा ज्ञान मिल जाएगा और वो सबसे बड़ा ज्ञानी और वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट इंसान बन जाएगा। इसीलिए राजा ने उस भेजे को बॉईल किया और उसका सूप बना के पी गया। इसी के साथ उसने अपनी डायरी में पहला नाम लिखा, काली प्रसाद श्रीवास्तव, और उस नाम के आगे उसने क्रॉस मार्क कर दिया। काली प्रसाद की बची हुई खोपड़ी को उसने लाल रंग से कलर किया ताकि वो पहचान सके कि ये खोपड़ी किसकी है, और फिर उस खोपड़ी को उसने गाड़ दिया। अब यही चीज उसने और भी लोगों के साथ की। मोहम्मद मोइन, उसका एक और कलीग जिसे हिप्नोटिज्म आता था, उसने भी राजा से 25,000 रुपए उधार लिए थे और लौटा नहीं रहा था। राजा उसे बहाने से यमुना ब्रिज ले गया जहां उसने मोइन का भी गला काट के उसे मार दिया। अब मोइन एक मुसलमान था जिसकी वजह से राजा उसे जमीन में गाड़ना नहीं चाहता था। राजा नहीं चाहता था कि मोइन को मौत के बाद भी शांति मिले, इसीलिए उसने मोइन का सर काट के उसकी बॉडी को यमुना ब्रिज के नीचे नदी में फेंक दिया। और काली प्रसाद की तरह ही वो मोइन का कटा हुआ सर भी अपने फार्म हाउस पे ले गया जहां उसने उसके ब्रेन का सूप पिया। उसे लगता था कि मोइन के ब्रेन को कंज्यूम करके उसे हिप्नोसिस की पावर मिल जाएगी। ऐसे ही उसकी बेटी से मिली हुई राजा की डायरी में पवन कुमार यादव, हतिया नसीम, राती श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे, पप्पू पासी और सुल्ताना जैसे कई और नाम थे, जिनमें से आखिरी नाम था धीरेन्द्र सिंह। पर राजा कोलिंदर की क्यूरियोसिटी सिर्फ भेजे निकालने तक नहीं रुकी, क्योंकि उसकी डायरी में 2 नाम पंडित कास्ट के लोगों के थे। अब राजा को लगता था कि पंडित लोग बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन्स आम लोगों से बड़ी होती है। और सिर्फ इसे टेस्ट करने के लिए उसने पंडित कास्ट के 2 लोगों को मार डाला और ना सिर्फ उनके दिमाग का सूप पिया बल्कि उनके पेट चीरकर उनकी इंटेस्टाइन्स बाहर निकालकर चेक करने लगा। किसी बीवी बच्चे और सरकारी नौकरी करने वाले आम इंसान के पीछे का चेहरा ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। उसकी ऐसी भयानक कहानियों से पुलिस तक शॉक में आ गई थी। धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि एक्चुअल में राजा कोलिंदर एक कार लूटिंग गैंग चला रहा था। राजा और उसका साला वचराज मिलकर हाईवे पे से कार लूट कर उनके ओनर्स को मार डालते थे। इस वजह से एक छोटे से सरकारी दफ्तर का गार्ड होने के बावजूद राजा कोलिंदर के पास एक टाटा सुमो जैसी कार थी और एक फार्म हाउस था। और अनफॉर्चुनेटली यहीं पे एंट्री होती है जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह की। अब धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलिंदर की इन क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में पता चल चुका था और राजा को डर था कि वो इस बारे में अपने पेपर में ना छापते। इसीलिए उसने धोखे से धीरेन्द्र सिंह को अपने फार्म हाउस पे बुलाया। जाड़े की ठंड में धीरेन्द्र सिंह आग पर अपने हाथ सेक रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि अगले ही पल वो पूरी तरीके से ठंडा पड़ने वाला था, क्योंकि उसी समय पीछे से उसके सर पे बंदूक की नली तन चुकी थी। जब तक धीरेन्द्र सिंह आग सेकने और राजा कोलिंदर से बात करने में डिस्ट्रैक्टेड था, उतने में राजा कोलिंदर का साला वचराज बंदूक लेकर पीछे से आया और उसने धीरेन्द्र सिंह को गोली मार दी। इसके बाद हमेशा की तरह राजा कोलिंदर ने उसका सर और लिंग काट कर सबको डिस्पोज कर दिया। पुलिस के पूछे जाने पर राजा कोलिंदर ने उन्हें धीरेन्द्र सिंह की बॉडी, उसके कपड़े, उसकी बाइक और वो गन सबकी लोकेशन बताई और पुलिस को वो सारी चीजें एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे मिली। राम निरंजन के राजा कोलिंदर बनने के पीछे का बड़ा रीजन था पावर की भूख। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो कोल ट्राइब से बिलोंग करता था और शायद इस वजह से बचपन में उसे नीचा दिखाया गया हो। अब कोल एक ऐसी ट्राइब है जो एक ट्राइबल एनवायरनमेंट से एक अर्बन एनवायरनमेंट में माइग्रेट हुई है, इसलिए आज तक शायद उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और शायद इसीलिए राम निरंजन ने अपना नाम राजा कोलिंदर रखा, जिसका मतलब होता है कोलों का राजा। अब ये नाम एक मेटाफर है और राजा मेटाफर्स में बहुत मानता है, इसीलिए उसने अपनी बीवी गोमती देवी का नाम शादी के बाद बदल के फूलन देवी द बैंडिट क्वीन पर रख दिया। उसने अपनी बीवी को एक पॉलिटिकल करियर एस्टैब्लिश करने में पूरा सपोर्ट किया और तो और उसने अपने बच्चों का नाम भी मेटाफर्स में रखा। उसके 3 बच्चों के नाम हैं अदालत, जमानत और आंदोलन। अब इन तीनों नामों का रिलेशन कानून से है, जिसे उसे ऐसे लगने लगा था कि वो सच में अदालत, जमानत और आंदोलन पर काबू कर सकता है और इसके साथ फूलन देवी जैसी पावरफुल इंसान का सपोर्ट मिल जाने से वो मन ही मन सबसे पावरफुल बन चुका था, एक राजा बन चुका था। उसका कहना था कि वो खुद आगे चल के एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था, पर अपने आप को वो ऑलरेडी सबसे ऊपर समझता था। राजा कोलिंदर का मर्डर करने का पैटर्न सिमिलर था।
वो लोगों से पहले दोस्ती करता, उनकी मदद करता, उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करता और फिर धीरे धीरे अपने दिमाग में वो उनकी मर्डर करने के पीछे की एक कहानी डेवलप करता कि कैसे एक इंसान ने कुछ गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा सिर्फ राजा दे सकता है अपनी अदालत से। और इसी तरह वो पूरी प्लानिंग के साथ अपने विक्टिम्स को धोखे से कहीं सुनसान जगह ले जाकर उनका गला काट कर उन्हें बेरहमी से मार देता। वो अपने हर मर्डर का एक फिजिकल रिकॉर्ड और एक निशानी रखता था। उसने लोगों की खोपड़ियों पे कलर करके या नाम लिखकर मार्किंग कर रखी थी और अपनी डायरी में सबके नाम लिखकर उन पे क्रॉस मार देता। और ये सब इसलिए ताकि मर्डर करने के बाद वो जब चाहे उन लोगों के मरने की फीलिंग्स को एक बार फिर से जी सके। इंडिया में आज तक ऐसे कैनिबलिज्म का केस नहीं देखा गया था। लोग उसे नरभक्षी, पिशाच, जानवर, राक्षस जैसे नामों से बुलाने लगे। उसे 2001 में अरेस्ट किया गया था और फिर एक लंबा कोर्ट केस शुरू हुआ। 11 साल बाद 2012 में फाइनली उसे उम्र कैद की सजा हुई। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि अरेस्ट होने के बाद भी वो अपने आप को निर्दोष बताता है। उसका कहना है कि पुलिस और मीडिया मिलकर उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और तो और डायरी में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी लिखे गए थे जो आज तक जिंदा है। तो उसका कहना है कि अगर उसने उन्हें मारा ही नहीं तो डायरी में नाम क्यों लिखे? न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। राजा कुलंदर की कहानी को अलग अलग सोर्सेस अलग अलग तरीके से बताती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने करीब 30 लोगों का खून किया था, पर वही दूसरी ओर राजा कुलंदर और उसके परिवार वाले उन सभी चार्जेस को डिनाई करते हैं। और कुछ सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर राजा कुलंदर बेगुनाह है तो उसके फार्म हाउस पे वो सारी खोपड़ियां आई कैसे, और उसे कैसे पता चला कि सारे सबूत कहाँ हैं, और क्या वो सच में कैनिबल था? आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।